हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान यानी खेती बाड़ी से के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भूक्षरण के बारे में, जिससे मृदा क्षरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे भूक्षरण की परिभाषा, भूक्षरण के प्रकार, भूक्षरण के रूप। तो सबसे पहले जानते हैं भूक्षरण क्या होता है। भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने तथा दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन भी कहते हैं। मतलब मृदा के कणों का जल के प्रवाह के साथ या वायु के गति के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब आंधी, तूफान या हवाएं तेज़ चलती हैं तब उनके साथ में वायु के कण भी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। या जब वर्षा होती है तो पानी के बहने के साथ साथ कुछ मिट्टी भी साथ में बहकर चली जाती है। इसे ही मृदा अपरदन या भूक्षरण कहते हैं। मृदा अपरदन या भूक्षरण की क्रिया वैसे तो हर प्रकार से हानिकारक है, लेकिन खेती बाड़ी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वायु और जल अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह के मिट्टी के कणों को उड़ा कर ले जाती है और इसी ऊपरी सतह पर खेती बाड़ी की जाती है। तो मृदा के इन कणों के साथ साथ में कुछ उपजाऊ पोषक तत्व वाले भाग भी साथ में उड़कर चले जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वैसे तो भूक्षरण कई कारकों से होता है, लेकिन जल और वायु के द्वारा सबसे ज़्यादा भूक्षरण होता है। भूक्षरण का मतलब तो समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं भूक्षरण कितने प्रकार का होता है। भूक्षरण दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक भूक्षरण और दूसरा मानवकृत भूक्षरण। प्राकृतिक भूक्षण का मतलब जब भूक्षरण प्रकृति की क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे वायु जल के द्वारा, तो उनसे जो भूक्षरण होता है उसे प्राकृतिक भूक्षण कहते हैं। और प्राकृतिक भूक्षण की क्रिया धीरे धीरे होती है और कम हानिकारक होती है। प्राकृतिक भूक्षण से मिट्टी का संतुलन बना रहता है, लेकिन जो मानवकृत भूक्षण होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और बहुत विनाशकारी होता है। जैसे चरागाहों की जो वनस्पतियाँ उनको नष्ट करना, बड़े बड़े जंगलों को काटना, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई आदि, इन सबसे भूक्षरण की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। इसको त्वरित भूक्षरण भी कहते हैं। अब बात करते हैं भूक्षण किन किन रूपों में और किन किन कारणों से होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भूक्षरण सबसे ज़्यादा जल और वायु के द्वारा होता है। वायु की गति और पानी के प्रवाह के आधार पर ही भूक्षरण की क्रिया धीमे या तेज होती है, और इसकी गति और प्रवाह से ही विभिन्न प्रकार का भूक्षरण भी होता है। मतलब जैसे जैसे जल और वायु की गति प्रवाह घटता बढ़ता है, उसी तरह भूक्षरण का भी रूप और प्रकार बदलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जलीय भूक्षरण के बारे में। मतलब जो भी भूक्षरण जल के द्वारा होता है या जल के साथ जो मिट्टी बहकर जाती है उसे जलीय भूक्षरण कहते हैं। आपने हम सब ने देखा ही होगा कि बरसात के दिनों में ढालू भूमि में मिट्टी पानी के साथ बहकर पतली पतली नालियाँ बना देता है, या पुराने पेड़ों की जड़ों की मिट्टी बह जाने के कारण जड़ें नीचे तक दिखाई देने लगती हैं। ये सब जलीय भूक्षरण के द्वारा ही होता है। जलीय भूक्षरण का पहला रूप है वर्षा की बूंद के साथ जल भूक्षरण। मतलब इस प्रकार के भूक्षरण में वर्षा की बूंदें जब मृदा से टकराती हैं तो मिट्टी के कण बिखर जाते हैं और पानी के साथ बहकर कुछ दूर चले जाते हैं। एक परीक्षण में देखा गया है कि वर्षा की बूंदें मृदा के कणों को 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर दूर तक उछाल सकती हैं। तो आप समझ भी ही गए होंगे कि वर्षा की बूंदें भी मृदा क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला है परत भूक्षरण। आपने कई बार देखा होगा कि खेतों में जब काफ़ी मात्रा में पानी भर जाता है तो वो धीरे धीरे पानी खेत की ऊपरी सतह को भी बहा ले जाता है, जिससे उस भूमि के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसको परत भूक्षरण कहते हैं। अगला है बीहड़ भूक्षरण। जब वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारों से वर्षा का जल बह बहकर नदियों में आता है। इस जल के बहाव से भूमि में कटाव होता है। इससे भूमि में प्राकृतिक नालियाँ बन जाती हैं और आगे चलकर यही नालियाँ नाले या बीहड़ के रूप ले लेती हैं। इस प्रकार के भूक्षरण को बीहड़ भूक्षरण भी कहते हैं। अगला है नदी भूक्षरण। पानी का बहाव नदियों के किनारों को काटता रहता है और बहाव का नया रास्ता बना लेता है। इससे नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि कई बार तटों की या अगल बगल की मिट्टी इतना बह जाती है कि वो नदी में भी तट बना लेती है। अगला है भूस्खलन भूक्षरण। यह क्षरण पहाड़ों पर होता है। इसमें कमज़ोर चट्टानें अधिक ढलान के कारण दूर ढह जाती हैं, जिससे निचले जगहों के खेत, सड़क, बस्ती, नगर आदि दब जाते हैं।
इस रूप में कई बार कम भूक्षरण होता है और कई बार बहुत ज़्यादा भूक्षरण भी हो जाता है। अब बात करते हैं वायु भूक्षरण के बारे में। जब भूमि का क्षरण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु भूक्षरण कहते हैं। यह कम वर्षा और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। जहां आमतौर पर तेज़ हवाएं चलती हैं वहां पर भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ साथ अपने स्थान से हटकर कई मीटर या कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। वायु भूक्षण आंधी, तूफान, बवंडर आदि रूप में होता है। मतलब वायु की गति जितनी तेज होगी, वायु भूक्षण की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। और कई बार हवा की गति इतनी तेज होती है कि मिट्टी के या पत्थर के टीले भी बहकर या उड़कर चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब तेज़ हवा या आंधी आती है तो प्रायः रेत या मिट्टी के महीन कण की एक परत जमा हो जाती है। यह वायु क्षरण के कारण ही होता है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी रही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई नई वीडियो या नई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।